नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाधान सीरीज पे, पॉलिटी के क्वेश्चन पे बात करेंगे। पॉलिटी में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है पॉलिटी का, और क्वेश्चंस जो कल भी मैंने कराए थे और आज भी क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी में आपका काम देगा। मेरा नाम पिन जायसवाल है, मैं फैकल्टी भी हूँ, अकेडमी पे, पीडब्ल्यू पे, एचडीआईक्यू पे भी हूँ। ये टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और ये ऑफिशियल नंबर है, दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है आपके सामने, मैं टेलीग्राम का लिंक मैं दिया भी हूँ, इसको देख सकते हैं आप। इसके साथ साथ जिनको स्कैन करना वो स्कैन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, लाइव डॉट युक्ति आई एस डॉट इन जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो, दोनों टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आंसर राइटिंग का बैच भी अवेलेबल है, इसके साथ साथ जो है आपका दैनिक जागरण भी है। तो चलिए, सबसे पहला आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को ध्यान से सभी लोग देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। कहा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है कि जजों की जो अपॉइंटमेंट होती है उससे संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला है कि वर्ष 1992 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय न्याय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया। दूसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, और उसके बाद जो है इसके बारे में आप डिस्कशन कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सही पूछा है कि कौन सा सत्य है। तो देखिए, ये तो गलत है। 1992 तो था ही नहीं, पहली बात। और ये जो है अन्य जजों की नियुक्ति जो अपॉइंट होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, ये सही है। जाहिर सी बात है, जब दूसरा सही है पहला गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों? कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें प्रथम न्यायाधीश मामला फर्स्ट जज केस 1981 के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें देखिए कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है। इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है। इसके साथ साथ जो है दूसरा न्यायाधीश मामला है, तीसरा न्यायाधीश मामला है, ये देख सकते हैं। देखिए, दूसरा न्यायाधीश मामला क्या था? तो दूसरा न्यायाधीश मामला जो था, इसमें कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत की परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति है। इस निर्णय में कहा गया कि यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। जबकि तीसरा न्यायाधीश मामला आया था 1998 में, जिसमें कहा गया था वर्ष 1998 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम विस्तार दिया, जिसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल थे। कब हुआ था? 1998 में था। इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया था। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आप समझ में आ गया वो 1992 नहीं था ये। ठीक है, इसलिए दूसरा सही है, मुख्य न्यायाधीश और जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये वाला सही था। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है सभी को। चलिए, दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। कोलिजियम से संबंधित है, और कोलिजियम बार बार मुद्दा भी रहता है। कोलिजियम प्रणाली की आलोचना किन अर्थों में आप कर सकते हैं? ये 4 कारण दिए हैं, बताइए कौन सा कारण है कोलिजियम का? पारदर्शिता की कमी पहला है, दूसरा है सार्वजनिक विवादों में उलझना है, तीसरा भाई भतीजावाद जैसी विसंगतियों की संभावना है, और चौथा कई प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की अनदेखी होना। अब इसमें कह रहा है कि बताइए कि किन किन अर्थों में जो है कोलिजियम प्रणाली की आप आलोचना कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, क्या पारदर्शिता की कमी? बिल्कुल सही बात है, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। सार्वजनिक विवादों में उलझना, ये भी सही है। भाई भतीजावाद बिल्कुल बहुत ज्यादा होता है। और कई प्रतिभाशाली ऐसे लोग होते हैं, उनके कनिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, अधिवक्ता को अनदेखी बार बार की जाती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है? एक दो तीन चार जो है इसमें सभी सही है, और किसी भी तरह से इसकी आलोचना हम लोग कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका डी होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं। यही चीजें देखिए मैंने यहाँ पर बताया भी है कि कोलिजियम प्रणाली हमेशा चर्चा में रहता है, और इसकी प्रासंगिकता को लेकर हमेशा प्रश्न खड़ा भी होता है। ये पारदर्शी नहीं है, पारदर्शिता की कमी है, सार्वजनिक विवादों में उलझना है, भाई भतीजावाद, कई प्रतिभाशाली वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी इनको जो क्या किया जाता है, अनदेखी किया जाता है। इसलिए इसका आंसर डी था। तीसरा प्रश्न है कि प्रायः न्यायिक व्यवस्था के तहत प्रयोग में आने वाला कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को किस रूप में समझा जा सकता है? अक्सर चर्चा में सुना जाता है शब्द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आखिर ये क्या है? ये पहला है कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय है। दूसरा, सभी उच्च न्यायालयों के पास किसी भी व्यक्तिगत संस्था द्वारा अवमानना के सभी मामलों को
दंडित करने की शक्ति है। और कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो क्या लगता है कौन सा असत्य है? तो भैया यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय और अभिलेख न्यायालय बिल्कुल ये भी सही, ये भी सही। पूछ रहा है कौन सा असत्य है, जब दोनों असत्य कौन होगा? उपरोक्त में से डी, यानी कि ऑप्शन जो डी है, 1 और 2 दोनों तो सत्य लग रहा है। इसलिए ज़ाहिर-सी बात है केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना तो 2। यहाँ तो दोनों सत्य है, लेकिन असत्य पूछा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसलिए तीसरे का हो जाएगा डी। क्योंकि प्रायः जो है न्यायिक व्यवस्था के तहत प्रयोग में आने वाला कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को सर्वोच्च, जैसे उच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, जैसे ये भी था आपके ऑप्शन में। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के निकायों का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विभिन्न विवादों में निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। सभी उच्च न्यायालयों के पास किसी भी व्यक्तिगत या संस्था द्वारा अवमानना के सभी मामलों को दंडित करने की शक्ति है, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर डी हो गया। चौथा प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में। कि मुख्य चुनाव आयुक्त के निष्कासन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात की जा रही है। संसद द्वारा पारित 2/3 बहुमत प्रस्ताव के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से निष्कासित किया जा सकता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के निष्कासन से संबंधित संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको क्या लगता है? केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना तो 2 और उपरोक्त में से सभी। क्या लगता है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आप इसलिए देखिए कि महाभियोग चुनाव आयुक्त के लिए कभी होता ही नहीं है। ये तो गलत है। और 2/3 ये भी गलत है। जब दोनों गलत है तो ना तो 1 ना तो 2, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। ना तो 1 ना तो 2। क्यों? आइए मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में जान लीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है, कई बिंदुओं से समझा सकता है। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप प्रमाणित होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान भी होना चाहिए। इन्हें इनके पद से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाशिविर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। समझ में आया? इसलिए मैंने इसको गलत किया था। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जा सकती। इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द प्रयोग किया गया है, बाकी किसी के लिए नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है? और ये भी आपका गलत ही है, इसलिए आंसर इसका सी हो गया था। ठीक है? पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है आपसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि भ्रष्ट प्रथाओं और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाना। दूसरा, यह मतदाताओं की योग्यता को निर्धारित करता है। तीसरा है सदन की सदस्यता हेतु योग्यताओं और नियोक्ताओं को निर्दिष्ट करना। और चौथा है उपरोक्त सभी। कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। तो देखिए ये तो सही है, ये भी सही है, ठीक है? लेकिन कौन-सा नहीं है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है, आपका बी जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि योग्यता क्या है मतदाता की? कौन निर्धारित करता है? इसलिए ये गलत है। देख लीजिए क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधित्व 1951 है। ये प्रमुख प्रावधानों को निम्न रूप में देखा जा सकता है, जैसे यह मतदाताओं की योग्यता को निर्धारित करता है, यह लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों में सीटों के आवंटन का वर्णन करता है, यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है, यह मतदाता सूची तैयार करने और खाली सीटें भरने के तरीकों प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों को निम्न रूप में देखा जा सकता है, जैसे चुनाव के आयोजन करना। ये देखिए 1950 वाला था, ये यहाँ पर एक 1 मिनट बस मुझे समय दीजिए, 1950 का था। 1951 का आप लोग देख सकते हैं। 1951 में देखिए क्या-क्या था, निम्न रूप में समझा सकता है, जैसे इसमें था चुनाव के आयोजन को करना, सदन की सदस्यता हेतु योग्यताओं और निर्धाराओं को विनिर्दिष्ट करना, भ्रष्ट प्रथा और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाना, निर्वाचन संबंधी आशंका और विवादों के समाधान के लिए प्रक्रियाओं का निर्णय करना। ये किसमें है? 1951 वाले में है। ठीक है? इसलिए आप समझ सकते हैं कि क्यों ये गलत है। तो ये इसलिए जो है, या चूँकि 1950 वाला था ये, इसलिए ये गलत था। तो आई होप कि आप लोग को आज का जितने भी क्वेश्चन्स हैं, इसलिए इसका आंसर क्या था? इसलिए इसका आंसर जो था, वो केवल और केवल जो था बी था, क्योंकि बी गलत है, क्योंकि 1950 वाला ये था। ये कब का था? 1950 वाला था, बाकी सब 1951 का है। देख सकते हैं सदन की सदस्यता और भ्रष्ट प्रथा, ये दोनों दिया हुआ है 1951 में। सदन की सदस्यता और भ्रष्ट प्रथा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि ये सब 1951 का है। ये 1951 का है, ये सब 1951 का है, इसीलिए ये दोनों सही थे। बाकी बी वाला जो था वो 1950 का था, जिसमें कहा मैंने कि योग्यता से देखिए किसमें दिया, 1950 में दिया है योग्यता। तो ये इसीलिए जो है यहाँ पे क्वेश्चन में 1951 से पूछा गया था, कौन सही नहीं है, चूँकि ये 1950 का था, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गया। इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सही दे कि गलत दे, यहाँ पर पहले देख लिया कीजिए गोला में कि नहीं पूछा है तो गलत कौन-सा है, सही कौन-सा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। कल फिर जो है पॉलिटी के क्वेश्चन पर एमसीक्यू आपके सामने आएगा। अपने सपोर्ट, अपने जो भी है, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।